हमारा जो सत्र है उस पर मैं सीधा आपसे बात करना चाहूँगा। भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारी शिक्षा प्रणाली जो है, इन बिंदुओं पर बात करते समय हमें सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना होगा कि भारतीय देशज आदिवासी एवं घुमंतुओं की जो ज्ञान परंपरा है उसको अगर शिक्षा से हमें जोड़ना है तो हमें कई बिंदुओं पे बात करनी होगी। हम जिस पावन परिसर में बैठे हैं, महात्मा गांधी जी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा भारत जो है वो गाँवों में बसता है और गाँव के जो सर्वसामान्य लोग जो है उनका जो ज्ञान है और उनका जो कुछ भी समझ है उसको हमें शिक्षा से जोड़ना चाहिए ताकि सभी का विकास हो सके। इसी विषय पे हम जब सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो गांव है, वहाँ की जो कृषि है, वहाँ की जो खेती है, उसमें जो कई सारे बिंदु है, वो बिंदुओं को अगर हम समझें तो हमें हमारे देश के विकास में उसका कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर हम काफ़ी गंभीरता से हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसको जो देसी तकनीक है या जो कुछ भी देसी ज्ञान है, ज्ञान परंपरा है, उसको हमें हमारे दैनंदिन जीवन में अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें छुपी कई सारे आयामों को हमें ढूंढना होगा। ऐसे कई सारे आयाम हमें इस सभी के सामने लाने होंगे ताकि वह सभी तक पहुँचे। हमारा जो पारंपरिक कौशल्य है, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, कई तकनीकी देसी तरह के नुस्खे होते हैं, वह भी हमें शिक्षा से जोड़ने होंगे। हमारे भारतीय भाषाओं में जो मौखिक परंपरा है, वाचिक परंपरा है, जिसमें कुछ काफ़ी सारे लोकगीत है, लोक कथाएँ हैं और भी भाषा के कई आयाम हैं, शब्द है, वाक्प्रचार है, कहावतें हैं, पहेलियाँ है, वह सब हमें समझनी होगी और वहाँ तक हमें पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। हम इसी संदर्भ में जब हम आगे के सोचते हैं तो जब हम अतीत में चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी दादा दादियाँ या हमारे जो कुछ भी पुराने बुजुर्ग लोग हैं वह हमें काफ़ी बातें बताते थे। उस समय उनकी चर्चाओं में यह बातें सब आती थी। वो भले ही किसी स्कूल में न गए हो, किसी शिक्षा उन्होंने नहीं ली हो, लेकिन वह जब बातें, ज्ञान की बातें हमें बताते थे, कई लोक कथाएँ बताते थे, कई लोकगीत गाते थे, तो हमें पूरे जीवन के संदर्भ उन गीतों से पता चलते थे। हमारे यहाँ पे एक बात ऐसी है कि हमारे यहाँ एक निहाली भाषा बोली जाती है। हमारे बुल्ढाना जिले के 5 गांवों में वो बोली जाती है सिर्फ, और यूनेस्को ने उसे एंडेंजर्ड जोन में डाला है। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी थे जिनकी उम्र थी, मिश्रा सर, जिनकी उम्र थी लगभग 80 साल। वह एक लोक कथा 3 रात सुनाते थे। उतना कभी कोई स्कूल में वो आदमी गया नहीं, कभी कोई पढ़ाई उन्होंने की नहीं, लेकिन एक लोक कथा, एक कहानी वो पूरी 3 रात सुनाते थे। और उस कहानी में वो निहाल जो जनजाति है उसके जीवन के पूरे संदर्भ वो बताते थे कि उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन से संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कौन से आयामों को बीच में रख के, केंद्र बिंदु में रख के चलते हैं वो लोग। तो उसमें फिर वो पूरा आ जाता था, जन्म की बातें पूरी आती थी, उसके बाद नामकरण कैसा हो बच्चे का, उसका पूरा विधि विधान वो बताता था। उसके बाद में शादियों में 3-4 दिन 5 दिन वो जो क्या क्या करते हैं वो बताते थे। उसके बाद में जो कुछ भी जीने के आजीविका के साधन है, कृषि हो या शिकार हो या कुछ भी जंगल के काम हो, वह सब उस लोक कथा के माध्यम से हमें वो पूरी जानकारी पता चलती थी। ऐसे कई ज्ञान के खजीने जो है हमारे इस समाज में हमें ढूंढने होंगे और उनकी मौलिक बातें जो है वो हमें शिक्षा से जोड़नी होगी। यह लगभग काम जो है, यह काम काफ़ी लोगों ने शुरू किया है। महेंद्र मिश्रा जी ने उड़ीसा में यह लगभग इसी की तरह का काम किया था और जो अभी भी चल रहा है, उनकी माध्यम से जो एक लोक आंदोलन जो बना है पूरे देश में वो फैल चुका है। तो ऐसी अनेक बातें जो है वह हमें ढूंढनी होगी, वह हमें समाज से निकालनी होगी और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करना होगा। तो जो उनका जीवन है वो तो शहरों तक नहीं पहुंच पाते। हम जब देखते हैं कि वो जब जंगल में घूमते हैं तो आसपास की चीज़ों में वो देखते हैं, तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसकी जो तौर तरीके जो होते हैं वो तौर तरीके उनको काफ़ी पता होते हैं। अब एक बात देखिए, वो शहद होता है,
वह जब जंगल में घूमते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके अलग अलग शहदों का उनको इतना ज्ञान होता है कि कौन सा शहद कौन से बीमारी पे इस्तेमाल किया जाए, वह आदिवासियों के सिवा दूसरा कोई जान नहीं सकता। उसके बाद में उनके पास अनेक अनेक तरह की जो वनौषधियाँ होती है, जो कुछ भी पेड़ पौधे होते हैं, लताएं होती है, बेलियाँ होती है, उसके ऊपर भी उनका प्राकृतिक ज्ञान जो होता है वो बखूबी से उनको पता होता है। अब हम आदिवासियों में जब काम करते हैं तो हेमांगी मैम हमारे पास, हम सतपुड़ा में घूम रहे थे, शायद चिखलदरा का कोई गांव होगा, वहाँ पे हम एक कोरकू वैदू से मिले। उसको पूछा कि आप ये वैदू का काम करते हो और इसमें आप प्राकृतिक चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करते हो, तो उन्होंने हमें आसानी से बता दिया कि हम क्या करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण हमें दिया कि हम, अब देखो हमारे जंगलों में बहुत सारे सांप हैं, वो लोगों को काट लेते हैं। अब काटने के बाद गांव जो है वो तो 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते, तो हम क्या कर लेते हैं। तो उसने एक तकनीक हमें बताई। क्या क्या, नेवला जो होता है ना, जिसे मराठी में मुंगूस हम कहते हैं, वो बोल रहा था कि हम नेवले को पकड़ लेते हैं, उसको काटते हैं और उसके पेट में का एक गुर्दा नाम का एक ऐसा काला काला ऐसा एक चीज़ होती है, वो निकाल लेते हैं और उसको निकाल के आटे में उसकी गोलियां बनाते हैं। जिसको सांप ने काटा है, ऐसा मरीज उनके पास आता है तो उसकी गोली हम उसको दे देते हैं। अब देखो कि नेवले के अंदर का वो गुर्दा और उसकी गोलियां बनाना और वो पेशेंट को देना, यानी ये जो मौलिक बातें संस्कृति की है वह हमें आदिवासियों से सीखनी चाहिए कि वहाँ के वहाँ वो जो सांप का जहर है, कितना भी जहरीला सांप क्यों न हो, उसका सांप का जहर कम करने का या उसका प्रभाव कम करने के जो तरीके होते हैं, यह ऐसे इस ज्ञान परंपरा में छिपे हैं। अब देखिए हमारे एक नीलेश पालधुनी नाम के स्टूडेंट है, वो जो लोक साहित्य पे काम कर रहे हैं। अब बारेलाओं में क्या किया जाता है कि पिठोरा बनाते हैं सर, वो दीवार पर पिठोरा बनाते हैं, तो उसके रंग कहाँ से लाते हैं, तो जो आसपास की नदियाँ होती है, पहाड़ होते हैं, वहाँ के जो खड़क होते हैं, वहाँ पे खड़िया मिलती है, वहाँ पे गेरू मिलता है, वहाँ पे कई सारे कलर के पत्थर मिलते हैं, तो वहाँ से वो रंग बनाते हैं। ऐसी ही तकनीक वारली इस्तेमाल करते हैं मुंबई पुणे के। तो हमारे सतपुड़ा के जो पिठोरा बनाया जाता है, उसके जो कलर होते हैं उसमें वो इस्तेमाल किए जाते हैं और उस कलर का जो आयु होती है वो 200 साल की होती है। 200-250 साल उसको कुछ भी नहीं होता है। इतने खनिज रंग हमारे कई सारे आदिवासी इस्तेमाल करते हैं। आपके इतने बड़े लंबे उम्र का यानी राज क्या है। आप 80 साल के हो गए, आपका एक भी दांत गिरा नहीं है, आप इतने खड़खड़ बोल पाते हो, इसका राज क्या है। तो वो बोलते हैं कि आसपास के जो कुछ भी अनाज है, जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, उसका वो हर रोज के खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोई भी मसालेदार पदार्थ नहीं होता है। अब देखो कोदो, कुटकी, जगनी, भादली, यह मोटा अनाज के प्रकार है। अब कोदो, कुटकी, भादली उनके आसपास ही होता है, वहाँ पे उगता है और जब वो उसका खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और आसपास के जो कुछ भी कंदमूल है, आसपास जंगलों में जो कुछ भी मिलता है उस पर वो गुजारा कर लेते हैं। और कहीं किसी को कुछ अगर मिलता नहीं है तो वो शिकार कर लेता है। अब शिकार कर लेता है तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। और उसके अब हम हमारे गढ़चिरौली के मित्र व्यासपीठ पर बैठे हैं। हम जब भामरागढ़ में कुछ सालों पहले घूम रहे थे, कोरोना के पहले लगभग 15 दिन हम भामरागढ़ के जंगलों में घूमे, तो हमें ऐसा पता चला कि वहाँ की जो शिकार करने की पद्धति होती है उनकी वो पूरी तरह से अलग ही है। उनके जाल अलग है, उनके तौर तरीके अलग है, उनके जो पैरों के निशान जो होते हैं, समझो डुक्कर वहाँ से गया, सुअर गया, तो उसके जो पैर होते हैं वो कौन सी दिशा में गया, वो कहाँ छुपा होगा, इसकी काफ़ी सारे तकनीक उनके पास है। यह सब बातें हमें समाज से ढूंढनी होगी। आदरणीय डॉक्टर देवी सर के साथ हमने काम किया, जिसमें मैं महाराष्ट्र से था और महेंद्र कुमार जी उड़ीसा से थे। तो वो जो PLSI का जो सर्वे हुआ था उसमें पूरे भारत में 780 भाषाएं हमें मिली। उसमें मराठी या महाराष्ट्र का जब जिक्र आया तो महाराष्ट्र के लेवल पर हमने जब इसका विचार किया तो 56 भाषाओं के जिक्र आपने किया। उस समय उस सर्वेक्षण में 4 भाषाएं छूट गई थी। वह थी हमारे सतपुड़ा की गवली, बाद में दूसरी थी कलाली,
तीसरी थी कुरमारी और चौथी थी मुल्तानी। यानी मुल्तानी कहाँ है? नांदेड़ जिले में। कुरमारी कहाँ है? चंद्रपुर में। और गवली जो कहाँ है? वो हमारे मेलघाट में। और एक कलाली, कलाली यानी जो कुछ भी पहले दारू बनाने का काम करते थे लोग, उनकी कलालों की एक भाषा है। तो यह 4 भाषाएं उसमें छूट गई थी, तो लगभग वो आंकड़ा होता है 60। और इससे ऊपर भी 4-5 भाषाएं हमें और भी पता चली कि जो महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो तकरीबन 64 भाषाएं हमारे महाराष्ट्र में बोली जाती है। उसमें मराठी और मराठी से संबंधित जो अलग अलग भाषा है उसकी संख्या 20 है। और बाकी की जो 40 या 44 भाषा जो कुछ भी रह जाती है वो घुमंतुओं की है। और उसमें अलग अलग वेराइटी की अलग अलग बातें हैं और अलग अलग ज्ञान छिपा हुआ है। वह सब ज्ञान हमें ढूंढना होगा। ऐसा कहा जाता है कि हर 12 कोस पे भाषा बदल जाती है, तो उस भाषाओं में प्रचलित जो कुछ भी ज्ञान है और आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी से जोड़ना होगा। तो यह जो टीम सब बनी है, इस टीम के माध्यम से जो कुछ भी बहुभाषिकता का काम हो रहा है, मैंने तो मेरे पीएचडी के स्टूडेंट को सबको यहाँ बुला लिया और देखा कि देखो लोग कितना काम कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप यहाँ आइए, यह सब बातें सीखिए और इनसे बहुत बड़ी प्रेरणा लीजिए। आप ही उन्नति और जो कुछ भी बाकी एनजीओ है, इनसे हमें काफ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए कि नए नए क्षेत्रों को, अध्ययन क्षेत्रों को ढूंढना, उस पर काम करना और पूरी लगन से करना। कोई भी उसमें झूठी बात न हो, कोई भी उसमें अपना खासगी मतलब न हो। ऐसे सभी बातों को ढूंढकर हमें समाज के सामने लाना चाहिए। यही बात हमें आदरणीय महेंद्र कुमार मिश्रा जी से सीखनी चाहिए, आदरणीय हेमांगी जी से सीखनी चाहिए। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।